और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिसको लेकर सभी हैरान परेशान है कि यह घटना कैसे हुई। बात करेंगे हम 13 दिन में, सिर्फ 13 दिन में 2 हार्ट अटैक आ गए प्रतीक को। आखिर क्या हुआ था प्रतीक को? एक के बाद एक कैसे हार्ट अटैक आ रहे थे? वो तस्वीरें जो अंतिम विदाई से पहले की तस्वीरें हैं, भावुक पल थे। मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए जिस वक्त उनका पार्थिव शरीर रखा गया और अंतिम यात्रा के लिए विदाई होने वाली थी। आप देख रहे हैं अपर्णा यादव को, उनके लिए बहुत भावुक क्षण। पति को खोया, 2 मासूम बेटियां हैं उनकी। साथ साथ अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी। वो तस्वीरें और इसके बाद प्रतीक का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए विदा हुआ। उनके आवाज से समर्थकों का भारी जमावड़ा, भारी हुजूम था। और उसके बाद बैकुंठ धाम पहुंचा, वहां अखिलेश यादव पहुंचे, शिवपाल यादव पहुंचे। प्रतीक का पार्थिव शरीर अंतिम क्रिया के लिए बैकुंठ धाम पहुंचा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। बेशक प्रतीक सियासत में नहीं थे, लेकिन सियासी परिवार से उनका जुड़ाव था और सियासी परिवार से आते थे तो भारी हुजूम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का था। आप देखिए जरा, परिवार के लिए बहुत भावुक पल था। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र यादव खड़े हैं और जो रो रहे हैं ये अपर्णा यादव के भाई हैं, वो भी मौजूद है वहां। उनके साथ मिलकर ही प्रतीक काम करते थे। ये तस्वीर देख रहे हैं अपर्णा के भाई की आप। सांसद धर्मेंद्र यादव को आप देख रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे। वो अंतिम घड़ी आ गई थी जो अपने आप में बहुत हृदय विदारक होती है। अखिलेश यादव ने चिता को जब लकड़ी दी है, उस वक्त की तस्वीरें ही है। आप देख रहे हैं शिवपाल यादव और प्रतीक की दोनों बेटियां, और ये अखिलेश यादव और परिवार के लोग। और उसके बाद वो घड़ी, जब आखिरी घड़ी जब मुखाग्नि दी जाती है, तो मुखाग्नि अखिलेश यादव ने नहीं बल्कि मुखाग्नि दी अपर्णा के पिता और प्रतीक के ससुर ने। अब बड़ा सवाल यह है, सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रतीक को हुआ क्या था। 13 दिन में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। क्या वजह थी आखिर इसके पीछे? आइए आपको बताता हूं। दरअसल अखिलेश के भाई और अपर्णा के पति का अंतिम संस्कार हो गया, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल कि प्रतीक की अचानक मौत कैसे हुई। प्रतीक का इलाज करने वाली डॉक्टर ने उनकी सेहत पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। बताया कि अखिलेश के भाई प्रतीक को 13 दिन में 2 बार दिल का दौरा पड़ा।
2 हफ्ते पहले प्रतीक फ्लाइट से उतरकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और तभी उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और चक्कर आने से चलते चलते वो गिर पड़े। कुछ सहयोगी फौरन उन्हें लेकर लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। प्रतीक को दिल का दौरा पड़ने की खबर मिली तो अपर्णा भी फौरन अस्पताल पहुंच गई। उस वक्त 13 दिन पहले आए अटैक में प्रतीक की जान 2 वजह से बची थी। उस वक्त पहला, वो जो दौरा था वो अटैक माइनर था, हल्का था, और दूसरा, समय रहते प्रतीक को अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन 13 मई को पड़े दिल के दौरे में प्रतीक की जान नहीं बच पाई। प्रतीक को जब अस्पताल ले जाया गया तब उनकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों के मुताबिक वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। प्रतीक को कई सालों से पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की खतरनाक बीमारी थी। कल भी इसका जिक्र किया था मैंने। इसमें नसों में खून का थक्का जम जाता है जो धीरे धीरे हार्ट को ब्लॉक कर देता है। थक्का जमने से रोकने के लिए प्रतीक खून पतला करने वाली दवाएं लेते थे। पैर में थक्का जमने पर उन्होंने पिछले हफ्ते अपनी सर्जरी भी करवाई थी। इस बीमारी में होता क्या है कि मरीज का संतुलन बिगड़ता है, वो अचानक गिर पड़ता है। प्रतीक इससे पहले भी बाथरूमों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। लंबे समय तक बैठे रहने और धूम्रपान से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। जिन्हें हार्ट और फेफड़ों की बीमारी हुई है और हाल ही में सर्जरी हुई है, ऐसे लोगों को खून के थक्के जमने वाली बीमारी से सावधान रहना चाहिए। तो डॉक्टर्स ने खुलासा किया। अब जरा सुनिए जो डॉक्टर प्रतीक का इलाज कर चुकी थी वो क्या कह रही। 2 साल पहले वो एक बार एक एपिसोड हुआ था और उसकी वजह से उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया था 6 मंथ्स बाद में उन्होंने बंद कर दिया था। चोट के निशान थे क्योंकि जिस समय वो एडमिट हुए थे उसके 1 दिन पहले किचन में बाथरूम में फॉल होने की हिस्ट्री थी, तो उनको चोट लगी थी, इतना तो मुझे याद है। लंग की धमनियों में आप सोचिए कि क्लॉटिंग है और वो क्लॉट रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो क्लॉट जो है हार्ट पे असर डालता है। तो राइट वेंट्रिकल जो हार्ट होता है वो फूल जाता है, उस पे असर हुआ था उनके। तो जो प्रेजेंटेशन भी उस दिन था सर का, चेस्ट पेन वाला और सांस फूलने वाला, ये कार्डियक वाला ही था। मेडिकली वो हाई रिस्क थे और उनको अच्छे से पता था, उनको बिल्कुल आइडिया था कि वो हाई रिस्क है और ट्रीटमेंट उनको ज़्यादा उतना कंटिन्यू करना चाहिए था जिसमें वो थोड़ा सा ढीलापन कभी कभी दिखाते थे। और आइए अब आपको बताऊं वो तस्वीरें। ये तो आपने डॉक्टर को सुन लिया, डॉक्टर बता रही हैं किस स्थिति में थे और जिस वक्त उनका अंतिम संस्कार हुआ। वो तस्वीर जो सामने आई अखिलेश के भाई के अंतिम संस्कार, अपने भाई के अंतिम संस्कार पर अखिलेश यादव गमगीन दिखे और कल भी पहुंचे थे पोस्टमार्टम हाउस, फिर घर पहुंचे थे, आज बैकुंठ धाम पहुंचे थे। उनके छोटे भाई का अचानक निधन हुआ, जिनकी 2 छोटी बेटियां हैं। यह तस्वीर भी आई है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो ताऊ अखिलेश पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई, खुद का दर्द भी संभालना है उन्हें और भतीजियों को भी संभालना है, उन्हें हिम्मत भी देना है। प्रतीक की छोटी बेटी पद्मजा अपने ताऊ अखिलेश के पास थी। अखिलेश ने उससे बात की और उसे चॉकलेट खिलाई। शमशान घाट पर भी प्रतीक की दोनों बेटियां प्रतिमा और पद्मजा मौजूद थी। तो हर जगह अखिलेश मानो उनका ख्याल रख रहे थे, उन्हें संभाल रहे थे। प्रतीक की दोनों बेटियों ने चिता पर लकड़ी रखी, अखिलेश ने भी भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। पहले ऐसा लग रहा था कि अखिलेश या उनका बेटा मुखाग्नि देगा, लेकिन अखिलेश ने कहा था कि जो परिवार चाहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो चिता को मुखाग्नि पत्नी अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी। आमतौर पर ससुर अपने दामाद की चिता को मुखाग्नि नहीं देते, लेकिन हर परिवार हालात के हिसाब से फैसला लेता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। असामयिक निधन हुआ है तो हम लोग सब लोग दुखी हैं, हम सब लोग बहुत दुखी। इतनी कम आयु में प्रतीक यादव जी का निधन बहुत ही दुखद, बहुत पीड़ादायक है। हमारी पूरी संवेदना प्रतीक जी के परिवारजन श्रीमती अपर्णा यादव जी और उनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ। दुखद तो बहुत है, किसी ने सोचा नहीं था 38 साल का नौजवान इस तरह चले जाएंगे। अब कारण उसके पीछे क्या रहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस परिवार से हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पीड़ा है और दुख है। एक अच्छे इंसान थे, बहुत व्यवहारिक थे, लोगों से अच्छे मिलते थे और मुस्कुराहट रहती थी चेहरे पे। बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है, कहने के लिए कुछ नहीं है। केवल इतने है, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा जो हमारे बीच से, परिवार के बीच से चली गई, ईश्वर अपने चरणों में रखकर उन्हें शांति प्रदान करें। हम सब अत्यंत आहत और मर्माहत हैं
वह एक अत्यंत सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान व्यक्ति थे। उनकी गृह लक्ष्मी प्रिय अपर्णा यादव आश्रम की साधिका हैं और प्रतीक यादव भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके निधन पर हम सब अत्यंत व्यथित हैं। एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि प्रतीक सेहत से तो परेशान थे, स्वास्थ्य कारणों से जूझ रहे थे, लेकिन कारोबार से भी जूझ रहे थे प्रतीक ने फिटनेस क्लब भी शुरू किया, रियल एस्टेट में भी प्रतीक ने काम शुरू किया। रियल एस्टेट में उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आपको तस्वीर दिखाऊं, प्रतीक दरअसल उनके पीछे जो खड़े हैं अपर्णा के भाई हैं, यानी अपर्णा यादव के भाई के साथ मिलकर ही प्रतीक रियल एस्टेट का काम कर रहे थे और प्रतीक को अलग अलग तरीकों से नुकसान झेलना पड़ रहा था। रियल एस्टेट के कारोबार में प्रतीक को कैसे ठगा गया है वो आपको बताता हूं, देखिए जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अपर्णा के बगल में जो खड़े हैं ये अपर्णा के भाई हैं, प्रतीक के साथ कारोबार में शामिल थे। अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक की मौत को लेकर कई तरह के दावे हैं। एक दावा है कि वो कारोबारी तनाव और विवादों से काफी परेशान थे। प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस क्षेत्र में काफी सक्रिय थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीते 1 साल से वो भारी नुकसान में थे। वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ विवादों का सामना कर रहे थे। दावा है कि लगातार नुकसान की वजह से वो डिप्रेशन में चल रहे थे और बताया जाता है कि प्रतीक के पार्टनर उनकी पत्नी अपर्णा के भाई थे। 2012 में अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने 17 कंपनी रजिस्टर कराई। इसमें ज्यादातर कंपनी रियल एस्टेट की थी जिसमें वो निदेशक थे। सूत्रों की माने तो कंपनियों की जिम्मेदारी भले अमन के पास थी, लेकिन पूरी बागडोर और आखिरी फैसला प्रतीक यादव का होता था। हालांकि पिछले 1 साल में लगातार नुकसान से दोनों के संबंध बिगड़े हैं। प्रतीक अमन से इतने नाराज हुए कि एक जिम खाली करने को कह दिया उन्होंने। पिछले साल अमन के खिलाफ 14 करोड़ का धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ। सिर्फ यही नहीं, प्रतीक का एक बड़ा विवाद कारोबारी कृष्णानंद के साथ भी था। आरोप है कि प्रतीक से कृष्णानंद ने करोड़ों रुपए का निवेश लिया और जब पैसे वापस मांगे गए तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। प्रतीक ने आरोप लगाया कि उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई है। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि प्रतीक ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी। 2 महीने पहले जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी, उस वक्त भी बिजनेस को लेकर प्रतीक यादव बेहद टेंशन में थे। अखिलेश ने उनसे उस वक्त कहा था कि खुद का ध्यान रखो और कारोबार आगे बढ़ाओ। कभी कभी कारोबार में नुकसान होता है, उससे आदमी टूट जाता है। अखिलेश ने इस बात का जिक्र कल भी किया था, सुनिए। मुलाकात हुई थी लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। एंजाइटी उनको थी और वो परेशान भी रहते थे। इतना बड़ा कारोबार संभालते थे। एज अ फैमिली फिजिशियन मैं इतना बोल सकती हूँ कि स्ट्रेस में रहते थे। उनको कुछ करने की एक जो ख्वाहिश थी कि हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनना, आप उसमें लगे थे, पर ईश्वर के आगे किसी की देखी नहीं चलती है। जो ईश्वर ने जितनी ज़िंदगी दी थी उनको, आज वो कल ज़िंदगी से हार गए, मगर उनके परिवार के साथ हमारा पूरा पाठक परिवार पूरा साथ है अपर्णा जी के साथ। हमें इस मौत में देख करके जिस तरह घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को देख करके मुझे ये बात ज़रूर अंदाज़ा लग गया कि कहीं ना कहीं किसी साजिश की बू आ रही है और ये जांच का विषय है। मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन परिस्थितियों में गए हैं उसमें अगर शंका है तो पूरी तरह से इसमें जांच होनी चाहिए और क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कैसे क्या हुआ, ये पूरा सबको स्पष्ट होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी कैसे जो टॉपर्स हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। देखिए व्हाट्सएप पर शुभेंदु की एक तस्वीर आई, टॉपर छात्रों को सीएम ने बधाई दी है। थैंक यू পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। তুমি খুব ভালো থাকো, তুমি খুব ভালো থাকো একদম। তোমাকে আমি কয়েকদিনের মধ্যে সচিবালয়ে ডাকবো, অফিসাররা তোমাকে নিয়ে আসবে, আমি তোমাকে সাক্ষাতে সম্বর্ধিত করব। খুব ভালো থাকো, একদম খুব ভালো থাকো। দারুণ রেজাল্ট হয়েছে। থ্যাংক ইউ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। তুমি খুব ভালো থাকো, তুমি খুব ভালো থাকো একদম। তোমাকে আমি কয়েকদিনের মধ্যে সচিবালয়ে ডাকবো, অফিসাররা তোমাকে নিয়ে আসবে, আমি তোমাকে সাক্ষাতে সম্বর্ধিত করব। খুব ভালো থাকো, একদম খুব ভালো থাকো। দারুণ রেজাল্ট হয়েছে।
থ্যাংক ইউ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। তুমি খুব ভালো থাকো, তুমি খুব ভালো থাকো, একদম। তোমাকে আমি কয়েকদিনের মধ্যে সচিবালয়ে ডাকবো, অফিসাররা তোমাকে নিয়ে আসবে, আমি তোমাকে সাক্ষাতে সম্বর্ধিত করব। খুব ভালো থাকো, একদম খুব ভালো থাকো। দারুণ রেজাল্ট হয়েছে। থ্যাংক ইউ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। तस्वीर सामने आई झालमुड़ी की, किस तरह से बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है झालमुड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज झालमुड़ी बांटी है। एक और तस्वीर आई कि बीजेपी एमएलए, देखिए अब बीजेपी जीती है तो एमएलए क्या कर रहे हैं। बीजेपी के एक एमएलए बीरभूम में पहुंचे, सब्जी वालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पीछे कर लें, जिससे लोगों को निकलने की जगह मिले। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बीजेपी के एमएलए की एक और तस्वीर। बीजेपी के एमएलए अब ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। एक और तस्वीर अस्पताल में देखिए, बीजेपी के विधायक पहुंचे निरीक्षण के लिए, ये वो तस्वीर है। এগুলোর জন্য যে করছে না এজেন্সিরা, এরা করছে না, তার জন্য চুরি করেছেন। এগুলো কার কাজ? এগুলো মানুষ কিন্তু আমাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে হসপিটালে ভালো পরিষেবা পাবে বলে। পরিষেবা যদি না পায়, আমি বারবার বলছি, কিন্তু আমি আপনাদের ছেড়ে কথা বলবো। কাকে চুরি করেছেন? এই যে এইগুলোর জন্য যে করছে না এজেন্সিরা, এরা করছে না, তার জন্য চুরি করেছেন। এগুলো কার কাজ? এগুলো মানুষ কিন্তু আমাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে হসপিটালে ভালো পরিষেবা পাবে বলে। পরিষেবা যদি না পায়, আমি বারবার বলছি, কিন্তু আমি আপনাদের ছেড়ে কথা বলবো। কাকে চুরি করেছেন? এই যে এইগুলোর জন্য যে করছে না এজেন্সিরা, এরা করছে না, তার জন্য চুরি করেছেন। এগুলো কার কাজ? এগুলো মানুষ কিন্তু আমাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে হসপিটালে। एक और तस्वीर आई नानीहट्टी से, देखिए टीएमसी के नेता पर गाजगिरी आरोप है कि टीएमसी के नेता ने दरअसल रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था और उन्हें यहां से खाली कराया जा रहा था और रोक टीएमसी के एक और नेता की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये टीएमसी विधायक के घर पर छापा पड़ा है, तस्वीर है, उनके घर की तस्वीर भी सामने आई। और चारों तरफ एक्शन हो रहा है बंगाल में, जिसके बाद आज ममता बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई, जब ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची, और वो तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी है। उससे पहले देखिए जरा, ममता बनर्जी ने उससे पहले घर पर बैठक बुलाई थी, जिसमें महुआ मित्रा, शत्रुघ्न सिन्हा और ये सारे नेता पहुंचे थे। और उसके बाद ममता बनर्जी कोर्ट गई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी वकील की यूनिफॉर्म में थी, ममता बनर्जी ने वकालत की है और खुद कोर्ट में जाकर दलील भी दी।
आपको बताऊं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, ममता बनर्जी आज कोर्ट क्यों गई थी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी ने आज वकील के यूनिफॉर्म पहनी थी। कैसे पहन ली, देखिए जरा। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी काले कोट में कोर्ट पहुंची। टीएमसी प्रमुख वकील बनकर पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी और अदालत में चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों की खुद पैरवी की। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस की अदालत में ममता बनर्जी ने दलीलें रखी, बीजेपी पर लाशों की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। बीजेपी की सरकार बंगाल के लोगों की रक्षा करने में नाकाम है। पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी से जुड़े घर दफ्तरों पर कब्जा हो रहा है। राज्य में ऐसी हिंसा फैली है कि 6 हिंदुओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए फौरन सुरक्षा चाहते हैं। ममता बनर्जी इससे पहले वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी हैं। कुछ दिनों पहले एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलीलें रखी थी। 30 साल पहले वो बंगाल की बैंगशाल कोर्ट में भी वकील के तौर पर पेश हुई थी। यानी सियासत के दिग्गज ममता का वकालत से लंबा और पुराना नाता है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी की है। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की है। वो जितनी मंझी हुई राजनेता हैं, उतनी ही ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। ममता बनर्जी ने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया है, फिर बीएड की डिग्री ली है और इसके बाद कानून की पढ़ाई भी पूरी की है। सुनिए जरा, ममता कोर्ट पहुंची, क्या कह रहे हैं सियासतदान। हाईकोर्ट का अंदर इतना लॉलेसनेस होगा तो पश्चिम बंगाल का आदमी का पास क्या भरोसा है इस सरकार को। ये नौटंकी है, ममता बनर्जी का एकदम नौटंकी है। आप लिख लो, ये जब पोस्ट पोल 21 में हुआ, जब 16 में हुआ, जब 11 में हुआ, जब 24 में हुआ, तब ममता जी कहाँ थी? उस वक्त कानून व्यवस्था उनके सामने था। दर्जनों हमारे साथी खून हुए। 250 सीपीएम के कार्यकर्ता 11 से लेकर के इसी राजनीतिक वायलेंस में कत्ल हुए हैं। उसके बाद जब 11 में सरकार आई तो एक भी केस को वो दायर नहीं किए कोर्ट में, एक भी कोर्ट को केस को लेके चला नहीं गया, और जितने हत्यारे थे उनको नौकरी दिया गया, और जिनका हत्या हुआ उनके फैमिली मार के दर मार के। अभी वकील रखने के लिए भी पैसा नहीं है, और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ, तो पोस्टपोल वायलेंस लेके गया है, बट कोई दुष्सपन देखा होगा तो इसीलिए गया है। ममता बनर्जी मूवमेंट में है, ममता बनर्जी गार्जियनशिप में है, और ममता बनर्जी लीगल बैटल में भी है। वो एक प्रोफेशनल लॉयर भी है। तो इसके पहले एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी अपीयर किए। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद, बीजेपी यहाँ सत्ता में आने के बाद कहाँ पर्सनल वायलेंट हुआ? जहाँ जितना उनका चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बाद इतना सारा पर्सनल वायलेंट हुआ, आज वो नाटक कर रहा है। नाटक करने के लिए वहाँ जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा उनका। रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर है और देश भी जानना चाहता आखिर हो क्या रहा है। पीएम की अपील के साथ देश खड़ा हो रहा है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो यही गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम को आप देख रहे हैं। आज उनका अलग अंदाज नजर आया। बाइक में पीएम मोदी ने अपील की थी तो उन्होंने बाइक उठा ली। Yes. चल Hold on. Yes. अब देखिए जरा एक और तस्वीर आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को देखिए, बस में सवार हुए और बस से जा रहे थे। एक और मंत्री जी को आपको दिखाऊं, अर्जुन राम मेघवाल साहब ई रिक्शा पर सवार हुए। एक संदेश देने की कोशिश है पूरे देश को कि किस तरह तेल बचाना है, किस तरह डीजल बचाना है, पेट्रोल की खपत कम करनी है। इसलिए सार्वजनिक वाहन से चलें, बड़े बड़े काफिलों को छोटा कर दें। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं,
साइकिल से दफ्तर पहुंचे हैं सुरेश खन्ना। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, मंत्री जी ने साइकिल उठा ली। कुछ और नेताओं की तस्वीर आपको दिखाऊं। शहनवाज हुसैन साहब ने भी अपनी गाड़ी निकाली है, लेकिन देखिए जरा कौन सी गाड़ी उन्होंने, ये देख रहे हैं, ई कार निकाल ली है। कल इसी तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, सम्राट चौधरी की भी और मोहन यादव की भी। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं भिंड से। यह तस्वीर देख रहे हैं, 100 गाड़ियों के काफिले पर एक्शन हुआ है। ये बीजेपी नेता थे जो 100 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे, उसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। और आइए अब आपको लिए चलता हूं मैं दक्षिण भारत, वहां भी इसका असर नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है। सिर्फ 4 गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री का है। अब देखिए जरा अलग अलग राज्यों में, आपके राज्य में क्या तैयारी है, क्या आदेश दिए गए। सबसे पहले यूपी की बात। योगी सरकार ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। सरकारी दफ्तर में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री रखना होगा। उत्तर प्रदेश में नो व्हीकल डे लागू होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में 1 दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस मेट्रो से चलना होगा। दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन करने का फैसला हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री 1 साल तक विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे। दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक होगी। दिल्ली सरकार 6 महीने तक कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता ने हर सोमवार को मेट्रो से आने का ऐलान किया है। नो व्हीकल डे के लिए जनता से अपील की जाएगी। कोर्ट, यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन तरीके से चलाने की अपील की गई है। महाराष्ट्र देखिए, सीएम फडणवीस खुद बुलेट से आज विधानसभा पहुंचे। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा गया है महाराष्ट्र में। साथ ही काफिले में कमी लाने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री आशीष शेलार ने फ्रांस का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बिहार देखिए, सम्राट चौधरी के बाद दूसरे मंत्री भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करने लगे। बिहार में बिना किसी काफिले के नीतीश मिश्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी से पहुंचे और कई मंत्री 1 या 2 गाड़ियों में ही कार्यक्रम और बैठकों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, एमपी के सीएम मोहन यादव के काफिले में गाड़ियां घटा दी गई हैं। काफिले में अब सिर्फ 8 गाड़ियों को शामिल किया गया है। वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित की जाएगी। राजस्थान, जयपुर में सीएम भजनलाल के साथ 5 गाड़ियां दिखी हैं। उनके काफिले में पहले 14 से 16 गाड़ियां हुआ करती थीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इन फैसलों के बाद सियासतदान क्या कहते हैं। दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी। हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहाँ जहाँ हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, वो बचाने का प्रयास हम करेंगे। जागतिक स्तर पर जो संकट है वो ध्यान में लेते हुए आज हमने पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमने भी हमारा ताबा कब्जा किया, हमने बस में बैठकर। प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करना। आप इसलिए प्रधानमंत्री, इसलिए सरकार बनाई जाती है। कोई चीज़ कमी है तो उसको दूर किया जाए। प्रधानमंत्री जी इसी तरह का काम करते रहेंगे।
मुद्दे की बात नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यानी उनके पास कोई विजन या कोई रोड मैप नहीं है। अब देखिए जरा, कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं, कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है। किन किन के दाम बढ़े हैं देखिए जरा। सबसे पहले अमूल और मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया है। दोनों ने प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए। यह बढ़ोतरी 14 मई से लागू होगी। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी की कीमतों का यह झटका फिलहाल मुंबई में लगा है। बढ़ी कीमतें 14 मई की रात 12 बजे से लागू हो गई। देश के दूसरे शहरों में इसकी कीमतें अभी पुरानी ही हैं। मुंबई में सीएनजी कीमतें बढ़ते ही किराया बढ़ाने की मांग तेज हो गई। मुंबई महानगर में 12 लाख गाड़ियां सीएनजी पर चल रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियां लगातार घाटे में, ऐसे में जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान अमेरिका टेंशन से रोजाना 1619 करोड़ ज्यादा खर्च हो रहे हैं। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो माल ढुलाई महंगी होगी और इससे जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने की आशंका है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं इस पर। 2-2 रुपया करके बढ़ाते हैं। अभी हमारा जो बजट है उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ती है। आम इंसान की बजट देखो और वो अपना 2 रुपए मनमानी करेंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। रिक्वेस्ट है सरकार को कि ऐसा मत करो, गरीब जनता और मध्यम वर्ग को जीने दो। हर 6 महीने में 2-2 रुपया करके दूध का भाव, सब्जी का भाव, ईंधन का भाव, सबका भाव बढ़ा देते हैं। अब गरीब इंसान क्या करे। बहुत कमाई पे असर होएगा ना सर। कितना 400-500 दिन का बचता है, उसमें 200-250 रुपया सीएनजी और एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि जिस तरह से हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, सीएनजी का भी भाव बढ़ गया है, मेंटेनेंस भी बढ़ जा रहा है, इस हिसाब से हम लोग का भी भाव बढ़ना चाहिए। 2 रुपया तो बढ़ते रहता है। अभी सालों में क्या है, 2-4 साल के बाद बढ़ जाता है तो फिर होते रहता है वो तो भाव। रेट बढ़ने की वजह से बहुत परेशानी हो गई है जी। महंगाई, इस महंगाई में जाएंगे तो कैसे घर चलेंगे। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लानी होगी इसके लिए। ये आए दिन अगर ऐसे रेट बढ़ेंगे तो हम लोग की पॉकेट पर कितना ज्यादा बोझ आ रहा है, ये गवर्नमेंट शायद समझ नहीं पा रही इस चीज को। अभी हर चीज में बढ़ेगा। अभी तो मिल्क में बढ़ा है और पेट्रोल हाइक होगा प्राइस, तो बाकी चीज भी बढ़ना ही बढ़ना है। आइए इस बीच एक और ग्राफिक्स आपको दिखाऊं, एक और खबर कि एक तरफ असर दिख रहा है साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री की अपील है कुछ चीजों के दाम बढ़े और प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाने वाले। क्या है वजह आपको बताऊं। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में है। पीएम मोदी कल 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। ऊर्जा सुरक्षा पर साझेदारी के लिए बेहद अहम दौरा है। इसके अलावा पीएम मोदी सबसे पहले यूएई का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नहयान से मुलाकात करेंगे और दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा करेंगे। एलपीजी संकट और तेल की कमी को दूर करने के लिए 2 बड़े समझौते होंगे। इसके बाद मोदी नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा करेंगे। साथ ही आखिरी चरण में पीएम मोदी इटली की यात्रा पर होंगे। 19 से 20 मई तक इटली का यह दौरा होगा और 6 दिनों में पीएम मोदी 5 देशों का दौरा करेंगे। दौरे में व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश सहित कई मुद्दों पर जोर होगा। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो कल से शुरू होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रणधीर जायसवाल। और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो एक बहुत पुष्ट और घनी साझेदारी है। पिछले कई एक सालों में प्रधानमंत्री की 7 यात्रा हो चुकी है यूएई की, और वहां से उनके राष्ट्रपति की हमारे देश में 5 बार यात्रा हो चुकी है। जो इस बार की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, इससे इस मित्रता को, इस साझेदारी को और इसमें घनिष्ठता आएगी। और आप देखेंगे कि कई एक सारी अग्रीमेंट, एमओयूज इसके दरमियान किया जाएगा, जिसमें कि ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक अच्छा समय होगा जब दोनों लीडर्स आपस में बैठ करके जो क्षेत्रीय माहौल है, जो स्थिति है, तो उसके ऊपर एक दूसरे के साथ विस्तार में विस्तृत तरीके से विचार विमर्श कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, द्विपक्षीय सहयोग हैं, उनको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। नई इनिशिएटिव्स का अवसर मिलेगा। अगर मैं कहूँ तो यूएई भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अहम भागीदार रहा है। हमारी जो एनर्जी पार्टनरशिप है वो एक बायर सेलर की पार्टनरशिप ना होके उन्होंने भी इस पार्टनरशिप ने एक स्ट्रेटेजिक आयाम उसको पाया है एनर्जी के विषय में। और हमारी कोशिश ये है कि इसको हम और कैसे डाइवर्सिफाई करें। और उस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अमेरिका में गौतम अडानी पर खत्म हो सकते हैं सभी केस।
बड़ी खबर है इस बीच, गौतम अडानी पर ब्लूमबर्ग के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। अडानी पर सभी केस वापस ले सकता है यूएस। इस हफ्ते केस का निपटारा संभव है। यूएस में केस खत्म करने की तैयारी तेज है। अडानी ग्रुप ने आरोपों से इनकार किया है। और हमारे साथ प्रॉफिट से एडिटर तमन्ना जुड़ रही हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। तमन्ना, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, जरा दर्शकों को बताइए ये कितनी बड़ी खबर है और क्या किस तरह के संकेत ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से हैं? सोहेल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पिछले 2 सालों से यही बात अडानी समूह इन कोर्ट्स में कर रहा है कि एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है यूएस का या एसईसी है, दोनों की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इन आरोपों को सुनने के लिए जिनको वो सामने लाए थे, और वो आरोप ही गलत है। ये उनका केस था कोर्ट में। अब ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि अगले 1 हफ्ते में ये दोनों केस एक एक करके बंद हो सकते हैं। अब ये पूरे ग्रुप के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस से एक केस में गौतम अडानी का नाम था, वो अब हट सकेगी। ग्रुप आगे जाकर इंटरनेशनल मार्केट में वो करना भी अब और भी आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। तमन्ना, ये एक बड़ी चीज और भी है कि इस तरह के केसेस के जरिए कई बार आरोप लगाना या कई बार टारगेट करना, ये सारी चीजें भी होती है। जानबूझकर इससे निवेशकों में भी एक भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है। ये आपने बिल्कुल बात सही कही। और ये पूरा जो केस है, उसके पहले जो दूसरे मामले और आरोप लगे थे, उससे जो निवेशक हैं शेयर बाजार में, जो स्टॉक्स होल्ड करते हैं, जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनका काफी नुकसान हो चुका है। अब आगे जाकर कई बार ऐसे निकल कर आता है कि इन केसेस में या आरोपों में कोई दम नहीं है, लेकिन तब तक इन लोगों का नुकसान हो चुका है। अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट की एक मूड है, उसके भी ये पॉजिटिव होगा। ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप शेयर्स के लिए भी एक पॉजिटिव खबर होगी। जो कल सुबह बाजार खुलेंगे वो हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन कई बार जो लीगल प्रोसेस होता है वो लंबा होता है, लेकिन कभी कभार नुकसान हो जाता है। जी तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर ये, इसी हफ्ते सभी केस का निपटारा संभव है। और ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि केस बंद करने की तैयारी है अमेरिका की। अडानी ग्रुप ने पहले ही आरोपों को नकारा था। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, आज राहुल गांधी पर बीजेपी ने कुछ बड़े आरोप लगाए। आरोप यह कि राहुल की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा जो 11 साल में हुई है, 10-11 साल में, बीजेपी का कहना है 54 से ज्यादा उन्होंने विदेश यात्रा की है और उनकी कमाई बहुत कम है। उस हिसाब से उनकी विदेश यात्रा का खर्च कौन उठाता था? तो आइए देखिए जरा बीजेपी क्या आरोप लगा रही है और उस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा 2004 से 2026 के बीच राहुल ने 54 निजी विदेश यात्रा की। उन्होंने इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम की यात्रा की है। राहुल गांधी सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और यूएई भी गए। इन यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें कोई भी सरकारी या संसदीय दौरा शामिल नहीं है। चुनावी हलफनामे में उनकी 10 साल की आय 11 करोड़ थी। आय कम थी तो विदेशी यात्रा पर 60 करोड़ कैसे खर्च किए गए? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग आखिर कौन कर रहा है? राहुल की यात्राओं की फंडिंग का रूट सार्वजनिक क्यों नहीं है? इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया, वो पीएम की नाकामी से देश का ध्यान हटाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, विदेश नीति बर्बाद हो चुकी है, झटके लग रहे हैं और वो राहुल जी की विदेश यात्रा ले आए। इस तरह की बातें जानबूझकर ध्यान हटाने के लिए की जा रही हैं और लाई जा रही हैं। सुनिए जरा संबित पात्रा को भी और जयराम रमेश को भी। 23 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़।
विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अचानक मौसम ने करवट ली और 100 जाने ले ली। 50 फीट तक उड़ गए नन्हे मियां। ऐसी आंधी आई कि एक शख्स 50 फीट उड़ गया। यह तस्वीर देखिए जरा, इस शख्स को देख रहे हैं। आंधी आई, बरेली की तस्वीर है, बोर्ड के साथ यह शख्स उड़ गया आसमान में। एक और तस्वीर आई आपको दिखाऊं, उन्नाव से देखिए। ये गाड़ी खड़ी थी और अचानक पूरा पेड़ गाड़ी पर गिर गया। उन्नाव की तस्वीर है ये। ऐसी ही तस्वीर सीतापुर से एक आई है। सीतापुर में देखिए रास्ते से पेड़ हटाए जा रहे हैं, जेसीबी लगाई गई है, कटर लगाए गए हैं, पेड़ों को काट कर हटाया जा रहा है। अब आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं आंधी से अलग अलग जिलों में। ये भारत का नक्शा है और यूपी में देखिए जरा, प्रयागराज में 21 मौतें हुई हैं, भदोही में 17 मौतें हुई हैं, मिर्जापुर में 15 मौत हुई हैं आंधी से, फतेहपुर में 10 मौत, उन्नाव में 6 मौत हुई है, बदायूं में 6 मौत हुई है और प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जान गई है आंधी बारिश से। बरेली में भी 4 मौत, कुल 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है, एक शख्स कैसे इतनी जोर आंधी आई कि हवा में उड़ गया। पहली बार लोगों ने इस तरह की तस्वीर देखी कि कोई इंसान उड़ गया हो हवा में, और वो थे नन्हे मियां। यूपी के बरेली में तेज आंधी और जबरदस्त तूफान ने कहर बरपाया। वहां 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। हाल यह था कि जगह जगह पेड़ उखड़े, घरों को भी नुकसान हुआ और इसी बीच आंधी में एक शख्स 50 फीट दूर तक उड़ता दिखाई दिया। जो शख्स टीन शेड के साथ उड़ता दिखा उसका नाम नन्हे मियां है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के साथ वो गाड़ी से सामान लेकर आए थे। सामान उतारते वक्त बादल घिराए थे और मौसम खराब हो गया। बारिश और तेज हवा की वजह से वो पास में टीन शेड के नीचे छिप गए। टीन शेड से एक रस्सी बंधी थी। नन्हे मियां ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन आंधी तेज होने पर रस्सी पर नन्हे मियां की पकड़ छूटती गई। आखिर में तूफान और ज्यादा दबाव की वजह से रस्सी ही टूट गई और इसका असर ऐसा हुआ कि नन्हे मियां टीन शेड के साथ हवा में उड़ गए। तेज हवा में वो संभल नहीं पाए और हवा में काफी ऊपर उड़ गए। आंधी की चपेट में आने के बाद नन्हे मियां 50 फीट दूर तक उड़े। वो थोड़ी दूर जाकर खेत में गिरे, जहां उन्हें काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल अस्पताल में नन्हे मियां का इलाज किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नन्हे मियां क्या कह रहे हैं। हवा मानो दिखाई नहीं कितनी तेज आई, और उसके साथ में रस्सी के साथ में हम गाड़ी पकड़ ली और टीम में भी बैठे खड़े रहे, तो वो ऐसा है बाकी रस्सी के साथ ही चले गए। कितनी हवा आई, अब जाना पता कितने ऊंचे गए कितने बाद। और आइए अब आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है आंधी और बारिश से। अलग अलग जगहों से जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक तूफान में आंधी, यूपी में आंधी तूफान की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की वजह से जगह जगह नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि तूफान की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी में कल आई तेज बारिश और आंधी का असर इतना जोरदार है कि बाराबंकी, सीतापुर समेत कई जिलों के 2000 गांवों की बिजली गुल है। पेड़ गिरने से कई जगह रास्ते बंद हो गए, जिसको साफ किया जा रहा है। ओलावृष्टि की वजह से किसानों के फसलों को भी नुकसान हुआ है। आंधी से हुए नुकसान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में। उन्होंने 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है।
मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है पीड़ितों को हर संभव जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि यूपी में आने वाले दिनों में असामान्य मौसम रहने वाला है। अगले 2 दिनों में कई जिलों में तापमान बढ़ने और लू का अलर्ट जारी किया गया है। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। इस साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। यूपी के बारे में मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी त्रासदी, 89 लोग मारे गए हैं, क्यों हुआ है ऐसा? देखिए, कल एक जो था सुबह सर्कुलेशन था, उस समय हमने एक येलो अलर्ट तो दे रखा था। उसके बाद एक काफी बड़ा सेल डेवलप हुआ, तो स्लोली हमने जो वार्निंग था नॉकास्ट में इसको कवर किया। तो कुछ घंटे पहले हमने इसका रेड अलर्ट भी दे रखा था। अगर आप आज की बात करें तो आज पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो थंडरस्टॉर्म के साथ जो हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर कहीं न कहीं रह सकती है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मौसम धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। बहुत से लोग संकट के लिए पैसे और सोना बचा कर रखते हैं, लेकिन संकट में धन दौलत और सोने से ज्यादा भी कीमती है कोई चीज। इसे लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अहम फंडा दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल पर कहीं चारी। मतलब अगर आपके पास धैर्य है, धर्म यानी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हैं, आपके पास सच्चे मित्र हैं और सुख दुख में साथ देने वाला जीवन साथी है, तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी का भी सामना कर सकते हैं। और इन चारों की परीक्षा विपत्ति यानी बड़ी मुश्किल आने पर होती है। तुलसीदास जी ने कहा, हालात खराब हो तो सब्र ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। संकट के समय शांत रहने और धैर्य रखने पर ज्यादा सही फैसला लिया जा सकता है। गरीबी या मुश्किल वक्त में लोग अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन जो ईमानदारी और नैतिकता का रास्ता ना छोड़े वही धार्मिक है। मतलबी दोस्त तो केवल सुख के साथी होते हैं, सच्चे मित्र हो वो जो मुसीबत आने पर भी आपका साथ ना छोड़े बल्कि ढाल बनकर खड़ा हो जाए। इसी तरह पति और पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। अगर जीवन साथी किसी मुसीबत में हो तो उससे दूरी बनाने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए, उसे मजबूती देना चाहिए। इस तरह तुलसीदास जी ने इस चौपाई के जरिए अहम फंडा दिया। जिंदगी में सोने चांदी और धन दौलत से भी ज्यादा कीमती 4 चीजें हैं, धैर्य, धर्म, सच्चा मित्र और साथ निभाने वाला जीवन साथी। इसलिए इनका ज्यादा ख्याल रखिए। बहरहाल जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।